अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, क्या आपको पीपीआर और पीसीआर के बारे में मालूम है? अगर आपको पीपीआर और पीसीआर के बारे में कम्प्लीटली तौर पर मालूम नहीं है तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है पीपीआर और पीसीआर पर। तो दोस्तों, पीपीआर और पीसीआर बहुत ही सिंपली आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं। जिन दोस्तों को इस बारे में मालूम नहीं है या वो कंफ्यूज रहते हैं कि पीपीआर और पीसीआर में क्या डिफरेंस है और ये किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं और इनको कहां कहां तैयार किया जाता है, तो आज इस वीडियो में उन लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो पीपीआर होता है और जो पीपीएस होता है, सबसे पहले आपको इसकी एब्रीविएशन का पता होना चाहिए, यानी इन दोनों के लफ्जी मायने क्या है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पीपीआर की एब्रीविएशन है प्री प्रोडक्शन रन सैंपल्स और पीपीएस की एब्रीविएशन है प्री प्रोडक्शन सैंपल्स। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन क्या है कि इसके जो लफ्ज़ हैं वो सिर्फ अलग होने की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीआर और पीपीएस क्या हैं, जबकि दोनों एक ही चीज़ हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है और वो ये मकसद है कि प्री प्रोडक्शन सैंपल यानी कोई भी ऑर्डर स्टार्ट यानी कटिंग होने से पहले पहले उसको जहां पर उसकी प्रोडक्शन चलनी है उस डिपार्ट में, उस लाइन में उन ऑपरेटर्स के हाथों कुछ सैंपल काट कर सिलाई करवा लिए जाते हैं, ताकि अगर उसमें आने वाली प्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आनी हो तो वो बिफोर टाइम पता चल सके और उसको हम सेटल कर सकें, जीजीटी के लिहाज से, कटिंग के लिहाज से, या फिर स्वाइंग में आने वाली कोई भी ऐसी वर्किंग है जो मुश्किल हो सकती है, उसकी पेचीदगियां भी हम पहले से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो अब इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहां पर बनाए जाते हैं। देखें, आप में से कुछ लोग पीपीआर या पीपीएस बनता हुआ देख रहे होंगे, कभी सैंपलिंग में और कभी स्वाइंग डिपार्टमेंट में, लेकिन इसकी जो सही और ऑथेंटिक रिपोर्ट आ सकती है वो आ सकती है सिर्फ और सिर्फ स्वाइंग डिपार्टमेंट में से, यानी कि जहां पर इस ऑर्डर की जिसके आप पीपीआर और पीपीएस सिलाई करवाकर, स्वाइंग करवाकर देखना चाह रहे हैं कि इसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप स्वाइंग डिपार्टमेंट से जहां पर उसकी प्रोडक्शन चलनी है वहां से अगर वो सैंपल तैयार करवाते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट आपको बेहतर मिल सकता है और आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ अफराद उसको सैंपलिंग से तैयार करवा रहे होते हैं सिर्फ अपने उन पीसीस को बचाने के लिए, और वो क्या करते हैं कि सैंपलिंग में से जब वो पीस बनवा रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअल थ्रेड, एक्चुअल उसमें लेबलिंग, एक्चुअल उसमें स्टाइलिंग, वर्कमैनशिप, स्पेक्स वगैरह हर चीज़ को वो प्रॉपरली लेकर चलते हैं, और एट द एंड क्या करते हैं, जब बल्क बन जाती है तो लास्ट में वो जो 5, 6 या 7 पीस होते हैं जो मुख्तलिफ साइजेस के बनवाए होते हैं, तो बल्क में से कोई भी B2 निकलता है या कोई भी कलर शेड होने की वजह से या किसी भी पार्ट के डैमेजिंग से या फिर मिसप्लेस हो जाने की सूरत में उन पीसेस को वहां पर ऐड तो कर दिया जाता है, वो एक हल तो निकल आता है। लेकिन अगर हम पीपीआर और पीपीएस की सही वर्किंग का तयन करें तो वो ठीक वर्किंग नहीं होती। देखें दोस्तों, सैंपलिंग में जो मशीनें या ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही महदूद होते हैं और वो बहुत ही नाप तोल कर काम करते हैं। उनकी मशीन के आरपीएम्स भी वैसे नहीं होते। जहां पर बल्क सिलाई होनी है, बल्क को स्टिच किया जाएगा, वहां पर आरपीएम या ऑपरेटर्स की हैंडलिंग होती है, वैसी हैंडलिंग स्वाइंग में नहीं होती। तो अब हमें चाहिए ये कि पीपीआर या पीपीएस जब भी कोई प्री प्रोडक्शन सैंपल जो भी आप सिलाई करवाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली उन्हीं ऑपरेटर्स से सिलाई करवाने चाहिए जिनसे आपने बल्क सिलाई करवानी है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप आउट सीम पे या इन सीम पे खास तौर पर जाते हैं या वेस्ट बेल्ट पे जाते हैं, योक अटैचमेंट, बैक राइज, इस तरह के ऐसे ऑपरेशंस जहां पर ट्रिमिंग होनी होती है या फिर उसकी शेप का तयन किया जाता है या मेजरमेंट का तयन किया जाता है, वहां पर आपके आरपीएम और मशीन की नेचुरल वर्किंग जो कि बल्क में इस्तेमाल होनी होती है वो उन सैंपल्स पर अप्लाई की जानी चाहिए। फिर ही सही रिजल्ट निकलेगा कि इन सीम या आउट सीम लगने से कितना पीस लोंगेट हो रहा है, योक या बैक राइज लगने से कितनी ट्रिमिंग हो रही है, और इन सीम और आउट सीम पर भी ट्रिमिंग के चांसेस होते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट जो है वो माइनस होने के चांसेस होते हैं।
और उसके अलावा अगर हम वेस्ट बेल्ट की बात करें तो वेस्ट बेल्ट पर क्योंकि 5 मार्किंग हुई होती है, उसकी मेजरमेंट के लिए उसके निशान लगाए गए होते हैं, तो वहां पर उसकी मेजरमेंट, उसकी हैंडलिंग या बैक रेस्ट की जो हल्की सी शेप आउट हो जाती है या एक साइड से बेल्ट की गैदरिंग जो है वो बढ़ जाती है, एक साइड से वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अक्सर वो मेजरमेंट जो है वो माइनस में ज्यादा चली जाती है या वो प्लस में ज्यादा चली जाती है। तो इन सारी चीजों को आप सोइंग डिपार्टमेंट में जहां पर बल्क सिलाई की जाती है, बनाई जाती है, वहां पर जब तक आप वो सैंपल नहीं बनाएंगे तब तक आपके पास कंप्लीट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट, परफेक्ट रिपोर्ट नहीं आ सकती। आप सैंपलिंग में सिलाई करवाकर पीस तो बचा सकते हैं लेकिन अपनी बल्क को परफेक्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप लोग भी जब भी पीपीआर या पीपीएस बनवाने जाएं या आपसे कोई भी तजवीज़ ले, मशवरा ले, तो आपको उसे सही मशवरा देना है कि सोइंग डिपार्टमेंट जहां पर बल्क सिलाई करवानी है आपने, वहां से पीपीआर या पीपीएस की मेकिंग करवाएं ताकि आप तक सही रिपोर्ट पहुंच सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने पीपीआर और पीपीएस के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे राब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।